नादरीन, आप देख रहे हैं रोज़नामा आज़ादी का डिजिटल एडिशन और प्रोग्राम इंतखाबी जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सरदार जुल्फ़िकार अली। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, कालम नगार और मुहक्किक जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नादरीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज़ाद कश्मीर के हल्के मुकम्मल होने के बाद हमने जम्मू के 6 हल्कों के ऊपर बात की और उसके बाद जो वैली के जो हल्के हैं वादी के माजरीन मुकीम पाकिस्तान, उनके 3 हलकों के ऊपर आज हम बात करेंगे, जिनमें LA 40, 41 और 42 है। ये बिल तरतीब वैली 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 ये बनते हैं। तो सबसे पहले हाशमी साहब, ये जो LA 40 वैली 1 है, इसका ये बताएंगे कि ये पाकिस्तान के किन सूबों के ऊपर मुश्तमिल है, कहाँ कहाँ पे ये माजरीन आबाद हैं, और इसमें 16 में क्या पोजीशन हुई, फिर 21 में क्या पोजीशन हुई, और फिर हम आपसे बात करेंगे कि 26 में आप क्या देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरदार जुल्फ़िकार साहब। जम्मू के हल्कों के बाद अब वैली के हल्के हम आज से शुरू कर रहे हैं। और वैली के हल्के जो हैं ये भी बिल्कुल जम्मू की तरह उसी तकसीम कार वही है, लेकिन वैली के वोट जम्मू के मुकाबले में बहुत कम है और ये मतलब सूबों में फैले हुए हैं। मतलब कराची में ये जो वैली 1 है, ये LA 40 वैली 1, ये कराची और कोयटा तक फैले हुए जो कश्मीरी वोटर हैं, वादी कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले, और इनकी तादाद जो है ना वो जम्मू के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन एक एक वोट को जो है ना वो उसमें शामिल किया गया है। बहुत सारे वोट जमा करके फिर एक हल्का इंतखाब जो है ना उसमें बनता है। तो जम्मू की तरह जो वैली के हल्के हैं, इनका भी एक से ज़्यादा सूबों तक इनके एक हल्का जो है ना वो फैला हुआ होता है। जैसे ये वैली 1 है, ये कराची पूरा सूबा सिंध है, और उसके साथ साथ जो है ना ये कोयटा तक इसके वोट जाते हैं वैली 1 के। वैली अच्छा, 1 बलूचिस्तान में भी हैं। बलूचिस्तान में भी बिल्कुल इसके वोट हैं, और कुछ वोट इसके जो है वो पंजाब के अंदर भी हैं वैली के। ठीक। लेकिन चूंकि उन वोटों को आबादी के तनासब से जोग्राफिया की बुनियाद पर जो है ना लोगों को वहाँ अकोमोडेट किया गया है वैली के वोटों को। और बेसिकली तो वैली और जम्मू की जो तकसीम है, ये 2 सूबों की तकसीम है। जो रियासत जम्मू कश्मीर के 2 सूबे थे, जम्मू और कश्मीर, और जम्मू के ज़्यादा लोग आए थे पाकिस्तान हिजरत करके, और वैली के जो है लोग बहुत थोड़े आए थे, लेकिन जो आए थे उनको बराबर नुमाइंदगी मिली है असम्बली के अंदर। तब जाकर रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो उसकी पूरी नुमाइंदगी है आज़ाद कश्मीर हुकूमत में। तो वैली का हल्का 1 जो है ये कराची में ज़्यादा वोटर हैं इसके, और यहाँ से जो है ना 2016 में यहाँ पर अब्दुल गफ्फार लोन साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए थे। 2 दफ़ा जो है ना इस हल्के से MKM के टिकट पर जो है ना वो मुंतखब होते रहे हैं सलीम भट्ट साहब। और जब पाकिस्तान में उधर हुकूमतों के असरात तो ज़ाहिर होते ही हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में, तो अमर गफ्फार लोन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए। इससे पहले ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर मुंतखब होते रहे हैं। इनके वालिद साहब गफ्फार लोन साहब जो है ना वो भी आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर रहे हैं, और वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर मुंतखब होते रहे हैं। और इनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद नईम खान साहब, इनको 507 वोट मिले थे 2016 में। अब्दुल गफ्फार लोन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हो गए थे। 2021 में भी मिलती जुलती सूरत है। अब्दुल गफ्फार लोन जो हैं ये कामयाब हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर दोबारा। इनको मिले थे 2165 वोट। इन हल्कों में वोट जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक एक वोट जो है ना एक एक वोटर तक जाना पड़ता है उम्मीदवारों को। इनके मुकाबले में फिर सलीम भट्ट साहब थे, ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, या MKM के उम्मीदवार थे, ये MKM की। इनको मिले थे 875 वोट। सलीम भट्ट साहब जो है आज़ाद कश्मीर काबीना में आपको पता है वजीर भी रहे हैं यूथ स्पोर्ट्स कल्चर के, और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया जब ये पीपल्स पार्टी के दौर में हाँ, इत्तेहादी के डिप्टी तौर पर। स्पीकर और कायम मकाम सदर भी रहे जी। ये डिप्टी स्पीकर भी रहे, और जब ये वजीर बने तो इन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर यूथ कल्चर की कॉन्फ्रेंसेज करवाई और मेले करवाए और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करवाए, और लोग आज भी इनको याद करते हैं सलीम भट्ट साहब को। अगरचे इनके दौर में जो है ना बस डिप्टी स्पीकर एक आज़ाद कश्मीर असम्बली की एक गाड़ी चोरी हुई थी जो अभी तक जिसका कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन इन्होंने एक सियासी कार्यक्रम के तौर पर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा इन्होंने बताया कि यूथ स्पोर्ट्स कल्चर की जो वजारत है ये भी काम की वजारत है और ये काम कर सकती है। और 2021 में जब तहरीक इंसाफ की हवा थी, तो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमर गफ्फार अब्दुल लोन साहब ये इसलिए कामयाब हो गए कि इनको पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल थी, और कराची की में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी,
और सलीम भट्ट साहब को उतने वोट नहीं मिल सके जितने माजी में मिलते रहे हैं। तो अभी 26 में कौन कौन इधर से इलेक्शन लड़ेगा? अभी आमिर गफार लोन साहब तो सदाबहार उम्मीदवार मौजूद हैं। ठीक है। और सलीम भट्ट साहब भी मेरा ख्याल है। सलीम भट्ट साहब भी यकीनन उम्मीदवार होंगे, लेकिन उनको इनकी पार्टी अभी तक क्लियर नहीं है कि ये एमक्यूएम के किसी धड़े की नुमाइंदगी करेंगे। अब हालात पहले वाले नहीं है, चूंकि 2021 में एमक्यूएम पर कोई अच्छा वक्त नहीं था, तो इस वजह से आपको पता है कि तारिक खोखर साहब भी जम्मू के हल्के से यहाँ से मुंतखब होते रहे, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन में तमीम के बाद जो है ना उनका लिए गुजाइश नहीं रही है। वैली वाले जो है ना ये खुशकिस्मत है कि इनके हल्कों में वैली के लोगों के अलावा कोई और वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो देखना यह है कि गफार लोन साहब जो है इनकी इस मौजूदा जो टर्नओवर जा रहा है 2021 से 26 तक, ये इस वक्त भी काबीना में वजीर हैं माहौलियात के, लेकिन इन सब इनकी मौजूदगी जो है ना वो नज़र नहीं आई है। ये बड़े अच्छे नफीस आदमी हैं और माजी में जब ये वजीर रहे हैं, मालियात के वजीर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत काम किए हैं कराची में। लेकिन इस दफ़ा मुझे समझ नहीं आ रही है कि गफार लोन साहब जो हैं वो इतनी अदम दिलचस्पी का शिकार क्यों हैं। ये इस पे मैं आपसे बात करूँगा आमिर गफार लोन साहब के हवाले से। आप पहले हम LA 41 वैली 2 लाहौर की बात कर लेते हैं। इसमें हाशमी साहब ये बताएंगे कि क्या सूरत हाल ये लाहौरी के ऊपर है, या ये भी जो जिस तरह आपने कहा कि वैली 1 है, ये कराची में भी है, फिर उसके साथ कोयटा में भी है और कुछ पंजाब में भी वोट हैं, तो क्या हल्का ये जो लाहौर का है LA 41 इसकी भी यही पोजीशन है? ये सिर्फ वैली 2 जो है ये इसके ज्यादा वोट, बल्कि ज्यादा फैसला कुन वोट जो है ना वो लाहौर में ही है। लाहौर में है। आपको पता है कि बड़ी तादाद में कश्मीरी वोटर जो है ना, वोटर से हटकर भी कश्मीरी कम्युनिटी जो है ना वो लाहौर में आबाद है। अक्सरियत जो है ना वो अमृतसर से आई हुई है, और जो वैली कश्मीर से जो लोग आए हुए हैं वो थोड़े हैं, लेकिन या बहुत जो थोड़े, इसकी बुनियादी वजह ये भी है कि उन्होंने बहुत लोगों ने 1947 में हिजरत अपनी जो है ना उसको शो नहीं किया। हालांकि लाहौर की जो सियासत है उसमें कश्मीरियों की बहुत बड़ी हैसियत है उनकी। ये जो मियां बरादरान है ये भी कश्मीरी पस मंजर के हमर हैं, और माजी में जो है ना यहाँ इस लाहौर की जो सियासत है उस पर कश्मीरियों का कब्जा रहा है, अब भी कब्जा है कश्मीरियों का। और ये जो हल्का है वैली 2 का, ये पुरस्रार हल्का है। अच्छा, इसके वोटर भी पुरस्रार हैं, और दीवान गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो है ना ये तवील अरसा से इस हल्का से मुंतखब होकर आ रहे हैं, और इनके वोटर्स का सिर्फ इनको पता है, बाकी किसी को नहीं पता। आपको पता है कि दीवान गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो हैं इनका कारोबार है दीवान मसाला जात, और ये जो कहा जाता है मुबैना तौर पर कि जितने भी वोटर हैं इनके सारे दीवान मसाला जात के मुलाजिम हैं, और इलेक्शन के वक्त ये सिर्फ गुलाम मोहिउद्दीन साहब को इनका पता होता है, और उनके मुलाजिम होने की वजह से वो सारे जाकर वोट डाल देते हैं। मुखालिफ उम्मीदवारों को पता नहीं होता कि इनके वोटर कहाँ रहते हैं, कौन है, और फिर इस वजह से जो है ना गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब जो है ना वो मुसलसल कामयाब हो रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून ने भरपूर कोशिश की है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है लाहौर, उन्होंने भरपूर कोशिश किया कि किसी तरह इस बंदे को जो है ना वो वहां से शिकस्त दें, लेकिन नहीं दे सकी मुस्लिम लीग नून। ये मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा जो है ना हाशमी साहब जो जाली इम्तिहान है, नहीं जो जाली स्टेट सब्जेक्ट का रोला है, इसका मतलब है वो बड़ी हद तक ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। और इस पर गुलाम मोहिउद्दीन दीवान जो हैं इनकी अपनी स्टेट सब्जेक्ट भी जो है ना उसको भी चैलेंज किया गया है, और वो भी उसका कोई जवाब नहीं दे सके हैं, कोई सबूत नहीं फराहम कर सके हैं। लगता ये है कि ये भी अमृतसर के कश्मीरी हैं, और आज़ाद कश्मीर असम्बली में ये सबसे ज़्यादा जो है ना मुंतखब होने वाले महाजरीन के निश्चितों पर सबसे ज़्यादा बार मुंतखब होने वाले हैं। और आपको याद होगा बाजी में ये जब आते थे असम्बली के इजलास में तो अपने साथी मेंबरान असम्बली और कुछ साफियों के लिए ये दीवान मसाला जात के तोहफे लाते थे, तो 2016 तक आते रहे जब तक वो ये लाते रही हैं चीज़ें। उसके बाद जो है ना अब इनको भी इतनी दिलचस्पी नहीं है, चूँकि ये तहरीक इंसाफ के सब अव्वल के लीडर समझे जाते हैं। वहाँ MNA के इलेक्शन भी लड़े हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सके। यहाँ जो 2016 में ये आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाब में इनको मिले थे 1536 वोट, 1536 वोट इनको मिले थे। अब अंदाजा करेंगे इसमें हल्के में टोटल वोट कितने होंगे। ठीक है, तो मजबूरी वोट यहाँ कुल डाले के वोटों की तादाद जो हमारे पास है, ये टोटल वोट हैं इस हल्के के उस वक्त 2016 में थे 3936। ठीक, मतलब 4000 वोट हैं, उनमें से 1536 वोट इनको मिले। और ये जो गुलाम अब्बास मीर साहब इन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, इनको 909 वोट मिले थे। और ये गुलाम अब्बास मीर जो है ये पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे, बड़े जियाले थे, और पीपल्स पार्टी का जियाला मुस्लिम लीग नून ने मुस्तार लिया था इलेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वोटर जो है वो पुरस्कार हैं, सिर्फ दीवान गुलाम मोहिउद्दीन साहब को उनको पता है सबके स्टेट सब्जेक्ट, और आपको वेरीफाई करने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि 26 में भी अगर दीवान साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो पुरस्कार वोटर उन्हीं की तरफ से आएंगे? 2026 से पहले 2021 को भी थोड़ा सा देख लेते हैं ना। 2021 में भी यही सूरत हाल हुई थी,
और इस 2021 में जो है ना वो भरपूर कोशिश की मुस्लिम लीग नून ने। इन्होंने उम्मीदवार तब्दील किया, इकराम भट्ट साहब को टिकट दिया। भट्ट आपको पता है ना कि लाहौर के भट्ट जो है ना बड़े ठीक ठाक किस्म के भट्ट हैं, खाने के मामले में नहीं, बाकी मामलात में भी जो है ना वो लाहौर के भट्ट बड़े मशहूर है। तो गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब ने 2326 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। ठीक हो गया 2021 के इलेक्शन में, जब तहरीक इंसाफ की हवा चली हुई थी। ये तहरीक इंसाफ के टिकट पर उस वक्त लड़े थे, इससे पहले ये पीपल्स पार्टी में रहे। ये बैरिस्टर सुल्तान साहब के करीबी साथी हैं, दीवान गुलाम मोहिउद्दीन साहब। इनकी जो पीपल्स पार्टी में जब ये शामिल हुए तो बैरिस्टर सुल्तान के साथ थे, फिर बैरिस्टर सुल्तान के साथ ही ये रहे। और असेंबली में आकर जो है ना बस वो एक बार जो है ना हाजिरी डाल देते हैं। और माजरीन के हकूक के लिए और मकामी मसाइल के हल के लिए इनका कोई किरदार अभी तक नजर नहीं आया। वहाँ जो लाहौर में कश्मीर प्रॉपर्टी है, ये वही हल्का है ना जिसमें जो तवील अरसा खाली भी रहा है। एक दफा जो है ना इलेक्शन नहीं हो सके 2016 से किस तरह मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की, इनको नहीं हरा सकी, फिर उन्होंने इसका हालिया निकाला कि इलेक्शन ही ना हो। तो अब भी ये सूरत है कि 2026 के इलेक्शन होने हैं, उसमें दीवान गुलाम मोहिउद्दीन साहब का मुकाबला होना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। अब मुस्लिम लीग नून जब लाहौर उनका गढ़ है तो वहां से किसी भी बंदे को वो खड़ा करके, जो जेन्युइन वोटर हो, जो असल कश्मीरी हो, तो उसके जरिए ये इसको हल्के में हकीकी महाजर नुमाइंदा जो है सामने ला सकते हैं। लेकिन दीवान गुलाम मोहिउद्दीन साहब का नेटवर्क ज्यादा मजबूत नजर आता है। आशफी साहब, मुझे लगता है इस दफा सूरत हाल कहीं बदल ना जाए, इसलिए कि ना तो शहबाज शरीफ है और ना उस्मान बुज़दार है, इस मरतबा मरियम नवाज है। बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा हैं। नवाज साहिबा जो है ना वो कश्मीर के मामलों में दिलचस्पी भी ले रही हैं, और अगर उन्होंने इस हल्के पर फोकस किया तो यकीनन नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन पहले वोटर लिस्ट भी इस दफा कमेटी में वोटर लिस्ट जो है ना वो दुरुस्त करना जरूरी है। और यहाँ लाहौर के जो कश्मीरी वोटर्स हैं उनका नाम जो है ना असल वोटर्स का नाम है ही नहीं इस लिस्ट के अंदर। जो वोटर लिस्ट बनाई हुई है दीवान साहब ने, वो दीवान साहब को विषय उसका पता है, और उनके वोटर पक्के हैं। आज दिन तक उन वोटरों में से ना तो कोई फौत हुआ है और ना ही कोई नाराज हुआ है। अच्छा, ये बताएं LA-42 जो है वैली 3, इसके बारे में आपके पास क्या इतलात हैं? कब कब यहाँ कौन उम्मीदवार थे, कितने? वैली 3 का जो हल्का है ये मुल्तान से इसके वोट शुरू होते हैं, और ये रावलपिंडी जो है ये स्वावा है, यूसुफ रजा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी का हल्का है। और ये लेकिन इनका इस आज़ाद कश्मीर के इन इलेक्शन पर इनका कोई इतना हल्का असर नहीं है। ये कश्मीरी वोटर जो है ना, ये वैली वाले वोटर जो है ना, ये मखसूस वोटर हैं। आपको याद अगर हो तो पाकिस्तान में किसी ज़माने में जो एजेंसीज थी, जो फाटा जिसको कहते थे, वहाँ गए जो वोटर थे मखसूस लोग थे, मलक थे, जिनको सिर्फ वोट का हक था, बाकी लोगों का वोट का हक नहीं था। तो ये समझ लें कि ये कश्मीरी वोटर जो है ना ये भी मलक ही हैं इस इलाके में। अच्छा, इनके अलावा कोई किसी और को आज़ाद कश्मीर के इस हल्के इंतखाब में वैली के वोटरों पर हक नहीं है। तो यहाँ से हमारे मेहरबान पीर साहब सैयद शौकत अली शाह साहब जो है ना वो मुंतखब होते रहे हैं। और ये जो मौजूदा मेंबर असम्बली हैं आसम भट्ट साहब, इनका स्टेट सब्जेक्ट का इशू चल रहा है, और एक कमेटी ने रिपोर्ट दी हुई है कि इनका स्टेट सब्जेक्ट का कोई रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं है। तो वो काबीना ने भी इनका स्टेट सब्जेक्ट मनसूख करने की मंजूरी दे रखी है, लेकिन मिनट्स रोके हुए हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब ने। काबीना के इजलास के मिनट्स रोकर अब ये असम्बली के इजलास में बैठते हैं, और रिपब्लिक कॉन्स कमेटी के मेंबर हैं वहाँ भी बैठते हैं। जब ये सब बात साबित हो गई है कि ये कश्मीरी नहीं है, ये अमृतसर के कश्मीरी है, और ये 47 से पहले के आए हुए हैं उधर। और दूसरी बात यह है कि ये शौकत शाह साहब की कश्मीरियत पे शक नहीं किया जा सकता। उनके खानदान में उधर भी लोग मकबूजा कश्मीर में आज भी जो है ना, मकबूजा कश्मीर में लाल शरीफ एक बहुत बड़ी इनका तल्लुक है। उनके जो है ना कजन जो है ना वो अल्ताफ साहब आज भी जो है ना वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर इनका हमेशा से रहा है। और शौकत शाह साहब के खानदान का तहरीक आज़ादी कश्मीर में और यहाँ भी मुहाजिरीन के हवाले से बड़ा किरदार है। और शौकत शाह साहब हमेशा से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, और जब मुस्लिम लीग नून बनी तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन के, और 2016 से 21 तक ये वजीर भी रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। और अभी जो है ना 2021 में ये थोड़े से वोटों से आ रहे हुए हैं। 2016 में इनको 1082 वोट मिले थे, और आसम भट्ट साहब ने उस वक्त लिए थे 446 वोट, जबकि एस मोहम्मद शाह साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वो उस वक्त उन्होंने 657 वोट लिए थे। और हफीज भट्ट साहब जो थे पीपल्स पार्टी के थे, उनको 235 वोट मिले थे। पीपल्स पार्टी बहुत कमजोर है पंजाब में ये आज़ाद कश्मीर के हल्कों के हवाले से। एक जमाने में पीपल्स पार्टी जो है ना उनके पास बहुत मजबूत उम्मीदवार थे। जब पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर हुई मजबूरी तौर पर, तो उसके साथ यहाँ आज़ाद कश्मीर के वोटर्स पर भी पड़े हैं, और इस वजह से कमजोर हो रही है। अब भी जो है ना 2021 के इलेक्शन में, उसमें 2021 के इलेक्शन में आसम शरीफ भट्ट साहब जो हैं वो कामयाब हो गए तहरीक इंसाफ के टिकट पर। अच्छा। आवाज उठी, और वहाँ की जो इंतजामिया थी और वहाँ की जो हुकूमत थी उन्होंने भी इनकी मदद की, और ये इन्होंने वोट हासिल किए। बड़े महदूद वोट है, 1205 वोट मिले शौकत शाह साहब को, और आसम भट्ट साहब को मिले 1254 वोट, मतलब 50 वोटों का फर्क है सिर्फ। और अब अदालत में ये बात साबित भी हो गई है ये कश्मीरी नहीं है। और ये लगता मुझे ये है कि ये इनको कश्मीरी वोटर्स में शामिल करने की गलती भी पीर साहब शौकत शाह साहब के हाथों हुई है कि अपने वोट, जब ये इनके कारकुन थे तो इनको इतराज करना चाहिए था कि कश्मीरी नहीं है।
ये इनके साथ ही रहे हैं माजी में। तो अब 2026 की जो सूरत बनती जा रही है उसमें भी आसम भट्ट साहब का जो मामला है वो काबीना में अगर मिनट जारी हो जाते हैं तो इनका स्टेट सब्जेक्ट जो है ना वो मनसूख होने के ज्यादा इम्कान मेरा है। ख्याल है नहीं भी होते तो फिर भी इनका इलेक्शन मुतनाज़ हो जाए। इलेक्शन मुतनाज़ जा रहा है। एक चीज कमेटी की रिपोर्ट जो है ना वो मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंक्वायरी हुई है, ये आम बात नहीं है, तो उसको आप कितना अर्सा डिले कर सकते हैं। 2026 में शौकत शाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे और ये जो आसम भट्ट साहब है ये भी मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए सरगर्म है और पाकिस्तान में जो इनके जहाँ जो तलकात हैं वो उन तलकात को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनको मुस्लिम लीग नून का टिकट दिलवा सकती है। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है कि किसी जाली उम्मीदवार को, किसी जाली कश्मीरी वोटर को जो है ना वो टिकट मिलता है तो फिर ये सारा अमली मशकूक हो जाता है। फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो मुतालबा कर रही है कि ये सीटें खत्म कर दें, मेरे ख्याल में फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि जब जाली लोग आते हैं तो फिर इन सीटों का मकसद ही खत्म हो जाता है। 2026 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को अपना उम्मीदवार तो देना ही है, जबकि मुकाबले में दीगर जमातें जो है उनको अपना उम्मीदवार जेन्युइन सही असल उम्मीदवार असल कश्मीरी होना चाहिए इस वोटर पर। LA 40 वली वन कराची की बात कर रहे थे तो आमिर गफ्फार लोन साहब का आपने जिक्र किया कि इस मरतबा वो ज़्यादा मुतरक नहीं रहे। ये इसका बैकग्राउंड आपको पता है कि वो बहुत करीबी उनकी अजीज़दारी है शौकत नवाज मीर के साथ और इख्तलाफात भी बहुत शदीद हैं इनके। जी बिल्कुल, मुझे पता है कि जब ये 2001 से 6 तक वजीर थे तो ये ठहरते इधर थे और ये इनके कज़न हैं शौकत नवाज मीर साहब और आमिर गफ्फार लोन साहब। और ये शौकत नवाज मीर साहब की शादी भी आपको पता है कराची से, कम लोगों को इल्म है कि ये भी कज़न है इनकी आमिर गफ्फार लोन साहब की। जी, और आमिर साहब ने भी मुजफ्फराबाद से, आमिर गफ्फार लोन साहब ने भी ज़ाहिर है इनके महल्ले से, आपके तो पड़ोसी हैं, आप महल्लेदार हैं ना, तो आपको बेहतर मालूमात हैं। तो ये आमिर गफ्फार लोन साहब बड़े नफीस आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक्शन कमेटी की वजह से जी इन दोनों के दरमियान खानदान इख्तलाफात हैं, भी शदीद इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हुए हैं। ये तो उसूली इख्तलाफ है ना, ये इख्तलाफ राय है दोनों का। शौकत नवाज मीर साहब का मौक़िफ़ ये है कि माजरीन हल्कों में जो वसाइल ये लोग लेके गए वो उन माजरीन के ऊपर इस्तेमाल नहीं हुए। देखिए आमिर गफ्फार लोन साहब की हद तक तो मैं बात कर सकता हूँ कि उन्होंने जितने फंड्स मिले हैं उन्होंने काम किए हुए हैं कराची में, उन्होंने कम्युनिटी हॉल बनाए हुए हैं। आपने दौरा किया कराची का? जी, मैंने रिकॉर्ड देखा है और आज दिन तक आमिर गफ्फार लोन साहब कागज देख के आप आमिर गफ्फार लोन साहब के दौर में जो काम हुए ना उन पर किसी ने सवाल नहीं उठाए। अच्छा, किसी के पास सबूत है तो वो सामने ला सकता है ना कि ये पैसे काम होने का कोई सबूत है? वहाँ मौजूद है चीजें। ये जो गड़बड़ हुई है, जो गड़बड़ हुई है वो किसी एक हाल का सलीम भट्ट साहब के दौर में हुई है। यहाँ आज़ाद कश्मीर का जो महकमा मालियात है उसके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और जो तरक्याती फंड जारी होते हैं वो सारे बाजी में तरक्याती फंड आपको पता है नहीं थे। ये तो आपके महबूब कायद साबिक जो है ना सरदार अतीक साहब ने ये बात शुरू की थी महाजरीन मेंबरान असम्बली को डेवलपमेंट के फंड देने के की रवायत काम करके आज उसकी वजह से ये सारे मिसाइल पैदा हुए। पाकिस्तान में जो महाजरों के लिए जमीन जो कॉलोनियाँ वो अलग चीज़ है, महाजरीन का वो मालियात का महकमा है, उसके लिए कॉलोनियों की तामीर, कॉलोनी के जमीनों की खरीदारी और प्लाटों के अलाटमेंट और उनकी डेवलपमेंट अलग चीज़ है। चलिए शुक्रगुजार हैं कि आपको आमिर गफ्फार लोन साहब के जो तरक्याती काम है वो कुर्ती से बैठ के कराची में नजर आ रहे हैं। आमिर गफ्फार लोन साहब के आप कभी कभी करीब नहीं हुए माजी में जब वो असम्बली में आते थे, क्योंकि आपका मसला ये है कि आप असम्बली में जाते नहीं है, तो जब असम्बली में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जी कि बंदा जो है ना वो नहीं, ये जो तरक्याती काम है इमारतें हैं वो लेके असम्बली में आते हैं दिखाने। वो वहाँ जवाब देते रहे ना, जवाब तो वैसे वो कौन वैसे नहीं होता ना, वैसे नहीं होता। असम्बली के अंदर जब आपको जवाबदेही के लिए कोई सवाल पूछता है तो उसको रिकॉर्ड की रोशनी में आप क्या समझते हैं कि असम्बली के अंदर लोग आकर झूठ बोलते हैं? तो आप अपनी पोजीशन क्लियर करें। आप इमरान असम्बली की नीयत पर उनके सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल नहीं उठा रहे, आप अपनी तरफ से भी तैयार बंदे को। इमरान असम्बली की गलतियों की वजह से आजाद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी पैदा हुई है। अगर इमरान असम्बली ठीक काम कर रहे होते तो ये अफरा तफरी आपकी इस बात से इत्तेफाक है, लेकिन इमरान असम्बली जब जाली इमरान असम्बली आएंगे, असम्बली के अंदर जर्मन लोग नहीं आएंगे, असल हकीकी नुमाइंदे नहीं आएंगे, तो फिर यही इस तरह का माहौल तो पैदा होना फितरी सी बात है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया। आप जो है ना जो दरवाजा हमेशा खोल कर रखते हैं और अपने लिए भी आप जिस शोबे की नुमाइंदगी करते हैं वहां सबसे ज्यादा जो है ना चोर दरवाजा है और आपने बेशुमार लोगों को चोर दरवाजे में काफी बनाया हुआ है। आपको अपनी सलाह करनी चाहिए, अपने घरवाल में देखना चाहिए। मुझे इस बात का अंदाजा है कि आपको आमिर गफ्फार लोन साहब के जो तरक्याती काम है वो ठीक तरह से नजर आए और आप उनकी रिपोर्ट से मुतमईन है। नाजरीन, आपने इंतखाबी जायजा वैली के 3 लड़कों के ऊपर आपने हमारा प्रोग्राम देखा, इसके ऊपर जो भी फीडबैक हो हमें दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में जो वैली के बाकी 3 हल्के हैं उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। अपने मेज़बान सरदार जुल्फ़िकार अली और जावेद इकबाल हाशमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।